ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लासेस में वो सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। तो बहुपद में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक समीकरण को कैसे हल किया जाता है ना। सबसे पहली चीज तो हमने यही पढ़ी थी कि मान लो, अच्छा, सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी कि समीकरण का हल, इस शब्द का मतलब क्या है ना। समीकरण का हल, अगर मैं कहूं कि समीकरण का हल, हल से मतलब क्या है, इस शब्द से मतलब क्या है, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और फिर हमने हल करना सीखा था। तो जल्दी से कुछ कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दोबारा से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठें और क्लास में क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। चलो, तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि समीकरण का हल, समीकरण का हल, इसका मतलब क्या है ना। समीकरण का हल, ये जो हल शब्द है इसका मतलब क्या है। तो कोई बताएगा मुझे, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा, अगर आपको याद है कि पिछली क्लास में आपको समीकरण का हल इस शब्द का मतलब बताया गया था, तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा, कोई भी, क्या होता है इसका मतलब। हाँ जी, हेलो सुहानी, गुड इवनिंग। काफी दिन बाद आप क्लास में आए हैं, इसलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लास में। यस, तो शिवानी ने चैट बॉक्स में आंसर दिया है कि चर का मान निकालना। ठीक है, चर का मान निकालना। तो मैं दोबारा बता देता हूं कि समीकरण का हल, ये जो शब्द हल है, इसका मतलब ये होता है कि जो समीकरण में उपस्थित चर है, जो समीकरण में उपस्थित चर है, समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना, उपस्थित चर का मान निकालना। ठीक है, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक समीकरण लिख दी। अच्छा, अब पहले आप मुझे बताओ, मैंने लिखा 3x+5, तो क्या ये एक समीकरण है? 3x+5, क्या ये एक समीकरण है? नो अगर है तो सर। y टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। ओके, नहीं है। ओके, संजीव ने बोला नहीं है। संजीव, क्यों नहीं है ये समीकरण? नेहा ने भी बोला है नहीं है। क्योंकि सर इसमें इक्वल टू नहीं है। यस, वेरी गुड, ठीक है। इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो समीकरण का मतलब मैंने आपको बताया था कि समीकरण वो चीज होती है जो दो पक्षों को बराबर दिखाए, जो दो पक्षों को बराबर दिखाए, या मैं कह दूं कि दो व्यंजकों को बराबर दिखाए। जैसे 3x+5 एक पूरा व्यंजक है, और एक व्यंजक मैंने ले लिया 4। अब अगर इनको मैं बराबर दिखा दूं एक दूसरे के, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक समीकरण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। तो एक समीकरण क्या होती है? जो दो पक्षों को बराबर दिखाए या दो व्यंजकों को बराबर दिखाए। ठीक है, तो बराबर का निशान आपको देखना है, यहां पर बराबर का निशान लगा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है? एक समीकरण है। ठीक है, तो ये होती है समीकरण। अब बात आती है कि समीकरण का हल, इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, समीकरण का हल, इस शब्द का मतलब होता है कि समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। अब बताओ, इस समीकरण में चर क्या है? ये जो समीकरण यहां पर लिखी हुई है, बताइए सभी लोग, एक्स। सभी लोग बताइए एक्स। ओके, बाकी लोग भी बताइए क्या है इसमें? चर एक्स। वेरी गुड, चैट बॉक्स में सभी लोग बोल रहे हैं एक्स। तो इसमें चर क्या है? एक्स है। तो अगर मैं एक्स का मान निकाल दूं, अगर मैं एक्स का मान निकाल दूं, वही क्या होगा? समीकरण का हल होगा। वही क्या होगा? समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है समीकरण के हल का, कि आपको समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना होता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? समीकरण का हल क्या होता है, ये चीज सभी को क्लियर है? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।
अगर सभी को क्लियर है, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, सभी लोगों को रिस्पॉन्स करना है चैट बॉक्स में, ठीक है, जो भी चीज मैं पूछूं। चलो, तो अब बात आती है कि सर हमें ये तो पता चल गया कि समीकरण का हल क्या है, अब ये बता दो कि समीकरण का हल निकालते कैसे हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था? मैंने आपको पिछली क्लास में रूल ये बताया था कि जब भी आप किसी भी समीकरण को हल करोगे तो बीच में तो होगा बराबर का निशान, एक तरफ आप रखोगे चर वाले पद, बराबर के एक तरफ आप कौन से पद रखोगे? चर वाले पद, और दूसरी तरफ क्या रखोगे? क्या रखोगे? संख्याएं। इस नियम को आपको उपयोग करना है। कौन से नियम को? कि बराबर का निशान होगा बीच में, उसके एक तरफ कौन होंगे? चर वाले पद, ऐसे पद जिसमें चर आ रहे हैं, ऐसे पद जिसमें चर आ रहे हैं, ठीक है। और बराबर के दूसरी तरफ आप क्या रखोगे? संख्याएं, सिर्फ संख्याएं हो जो, समझ रहे हो? ये चीज सभी को क्लियर हुई? बराबर के दूसरी तरफ आपको सिर्फ संख्याएं रखनी है, ठीक है। ऐसे पद जिसमें सिर्फ संख्याएं हो, और बराबर के इस तरफ आपको वो वाले पद रखने हैं जिसमें चर हो, या चर या संख्या दोनों हो, ठीक है, वो भी चलेगा। अगर कोई ऐसा पद है जिसमें, जैसे 2x, 2x एक ऐसा पद है, एक ऐसी टर्म है जिसमें चर भी है और संख्याएं भी हैं, तो इसको भी आप कहां रखोगे? बराबर के एक तरफ रखोगे, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? चर वाला पद बोल रहा हूं इसको मैं। चर वाले पद में चर और संख्या दोनों आ सकती है, ये चीज आप नोट डाउन कर ले। अगर मैं बोल रहा हूं चर वाला पद, तो इसका मतलब यह है कि उसमें चर और संख्या दोनों आ सकती है, ठीक है। दूसरी तरफ आप क्या रखोगे? जो सिर्फ संख्याएं हो, जिसमें कोई चर ना हो। उदाहरण के लिए मैंने लिखा 3x+5 बराबर 3x+5 बराबर 2x+7। मैं कहूं इस समीकरण को हल करो, तो आपको कौन से नियम का यूज करना है? इस वाले नियम का। ये नियम क्या कहता है कि जो भी चर वाले पद हैं, जिन पदों में चर आ रहा है, जिन पदों में चर, या चर और या संख्या दोनों आ रही है, ठीक है, तो उनको एक तरफ रखना है। जैसे इसको देखो, इसमें चर और संख्या दोनों आ रही है, इसमें चर और संख्या दोनों आ रही है, तो इनको रखो एक साथ। और जो सिर्फ संख्याएं हैं, जो अकेली सिर्फ संख्याएं हैं, उनको आप रखोगे एक साथ। जैसे यहां पर 5 है और यहां पर 7 है, तो इनको आप रखोगे एक साथ। अब एक साथ कैसे रखेंगे? अब देखो, 3x ऐसे का ऐसे ही, 3x ऐसे का ऐसे ही। अब मुझे 2x को 3x के साथ रखना है। अब ये 2x कैसा है? प्लस का है, और मैंने बताया था कि अगर कोई चीज प्लस की है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाती है। अगर कोई चीज माइनस की है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो प्लस की हो जाती है। अगर कोई चीज गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो भाग हो जाती है, और अगर कोई चीज भाग में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर वो गुणा हो जाती है। मतलब उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भागा का गुणा, ठीक है। अब ये 2x यहाँ पर प्लस का है, तो मैं इसको जब इस तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 3x-2x। बराबर का निशान ऐसे का ऐसे ही। अब संख्याओं को एक साथ रखना है ना। बराबर के एक तरफ आपको सिर्फ संख्याएं संख्याएं रखनी है, और दूसरी तरफ चर वाले पद, ऐसे पद जिनमें चर आ रहा हो, ठीक है। तो 5 इधर चला जाएगा, 5 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 7-5। तो यहां से 3x में से 2x गया तो 1x बचा, बराबर 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। और यही होगा समीकरण का हल। समझ में आया सभी को कैसे सॉल्व किया ये मैंने? बताइए, समीकरण को कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, सबको क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि आप बराबर के एक तरफ तो वो वाले पद लिखोगे जिनमें चर, या चर और संख्या अगर दोनों भी आ रही है तो भी, और बराबर के दूसरी तरफ आप उनको लिखोगे जिसमें सिर्फ संख्याएं आ रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, तो समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा, इसको हम पिछली क्लास में कर रहे हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए सभी लोग। पोल में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके,
हाय। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है, उनका आंसर एकदम सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 2z+6 बराबर 3+z, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। 2z लिखा हुआ है ये, +6 बराबर 3 + z। करिए सॉल्व इसको। पोल में आपको आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन है इसमें। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो आप लोग एक छोटी सी गलती इसमें कर रहे हो, और वो गलती ऐसी है, मतलब उस चीज को मैं बहुत बार आपको सिखा चुका हूं, तो पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। एक बहुत छोटी सी गलती आप कर रहे हो यहाँ पर, जो हमने पहले चैप्टर में सीखी थी, है ना। तो पहले आप कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है। यस, सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग पोल में आंसर जरूर करें, क्योंकि आपको पता है मैं आपका रिजल्ट हर क्लास के बाद देखता हूं, आपको भी शेयर करता हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और क्लास में भी आपको दिखाता हूं। उस रिजल्ट में आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपने किए, कितने उसमें से ठीक थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्लास में कितनी देर थे। तो इस चीज का सभी को ध्यान रखना है। अगर आपने एक बार क्लास ज्वाइन कर ली है, तो आपको पूरा 1 घंटा क्लास में रुकना है, सभी चीजों को सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं सबसे बड़ी चीज, ठीक है। तो अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक और अपना पेन आप अपने साथ रखें, और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। आपके पास आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। सर मैंने गलत ऑप्शन वोट कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। आप प्लीज एक बार, जैसे ही आप ऑप्शन क्लिक किया करो, तो एक बार चेक कर लिया करो कि मैंने सही ऑप्शन चूज किया है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार वोट कर देते हो, तो फिर वो चेंज नहीं होता, वो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, तो आते हैं सवाल पर। सवाल में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि ऐसे पद जिसमें चर आ रहे हो, या तो चर आ रहे हो या चर के साथ अगर संख्या गुणा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो चर आ रहे हो या चर के साथ अगर कोई संख्या भी है गुणा में, उनको आपको एक तरफ लिखना है। और ऐसे पद जो सिर्फ संख्याएं रखते हैं अपने पास, ऐसे पद जो अपने पास सिर्फ संख्याएं रखते हैं, उनको बराबर के दूसरी तरफ लिखना है। तो आप इसमें सबसे पहले ये ढूंढो कि ऐसे पद कौन से हैं जिसमें या तो चर आ रहा हो या चर के साथ संख्या गुणा हो रही हो। तो आप देखोगे जब, तो आप यहां पर पाओगे कि 2z और z, ये दोनों ऐसे पद हैं कि एक में तो चर आ रहा है, एक में तो चर आ रहा है, और दूसरे में चर और चर के साथ एक संख्या गुणा में हो रही है। तो उनको मुझे बराबर के एक तरफ रखना है, मतलब एक साथ रखना है, ठीक है। तो मैं इनको एक साथ रखूंगा। अब एक साथ रखने का नियम क्या है, अब देखो 2z को तो मैं इस बराबर के इस तरफ ही रहने देता हूं। अब ये जो z है, ये प्लस का है, और मैंने बताया था कि जब भी हम उनकी किसी भी पद की जगह बदलेंगे, किसी भी समीकरण में अगर हम पद की जगह बदल कर बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो चिन्ह भी बदलते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का है z, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। प्लस वाले माइनस हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा लिख रहा हूं, प्लस वाले को क्या हो जाएंगे, माइनस, माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस, गुणा वाले हो जाएंगे भाग, और भाग वाले हो जाएंगे गुणा। कब होंगे, जब मैं पदों को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊं। तो इस z को मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, तो ये प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी 2z माइनस z, ठीक है। अब अच्छा, बराबर बाद में लगाते हैं, पहले इधर देखते हैं। अब हम, मेरे जो चर वाले पद हैं वो एक तरफ आ चुके हैं, मेरे जो चर वाले पद हैं वो एक तरफ आ चुके हैं। अब देखो 6 एक संख्या है, तो इसको
हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं जहां पर सिर्फ संख्याएं होंगी। तो मैं बराबर का निशान लगाता हूं और इस 6 को उठाकर इधर डाल देता हूं। तो 3 तो पहले से ही था यहाँ पर, अब 6 प्लस का था तो दूसरी तरफ जाकर कैसा हो गया, माइनस का हो गया, यानी 3 माइनस 6। यहां तक क्लियर है सभी को? बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सभी लोगों का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए चैट बॉक्स में। अगर आपको क्लियर है ये चीज तो मुझे वाई टाइप करके दिखा दीजिए, और अगर नहीं क्लियर है तो आर टाइप कर दो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। सबको क्लियर है? जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोगों को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? चलो, इसके बाद जब आप यहां पर देखोगे कि 2z में से एक z सर माइनस हो रहा है, 2z माइनस z, यानी आपके पास 2z थे, एक z मैंने आपसे ले लिया, तो कितने बचे? कितने बचे? 2z में से एक z मैंने आपसे ले लिया, माइनस हो गया। तो अब आपके पास कितने z बचे? मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। 2z माइनस z कितने होते हैं? वेरी गुड, नेहा ने आंसर दिया है। बाकी लोग 2z माइनस z। ओके, शिवानी ने आंसर दिया है, विजय नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है, मोहम्मद कैफ, रितु, निकिता, महिमा, तो इन सब स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। संजीव ने आंसर दिया है, सोमाली ने आंसर दिया है, एक जेड, प्राची ने आंसर दिया। तो 2z में से जब हम एक जेड को घटाएंगे तो हमारे पास एक जेड ही बचेगा, ठीक है? अब ये बराबर का निशान ऐसे का ऐसे ही। अब आपने गलती की है इसमें 3 माइनस 6 करने में, काफी बच्चों ने 3 माइनस 6 को 3 लिख दिया है। अब ये चीज मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताई थी, और पहले चैप्टर में तो बताई ही थी, साथ में जहां पर भी इस चीज का यूज होता है वहीं पर मैं बता देता हूं। तो एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, और प्लीज इसको अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो। 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, आपको पता है कि ये 3 कैसा है? प्लस का है, ये 3 प्लस का है, और ये 6 कैसा है? माइनस का है। ये चीज सबको पता चल रही है, 3 के आगे कोई चीज नहीं है मतलब वो प्लस का है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह है तो वो माइनस का हो गया। ये चीज समझ में आई? ये चीज सभी को समझ में आई? जल्दी बताओ, हाँ जी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। 3 प्लस का है और 6 माइनस का, ये चीज तो सबको है ना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं? जब हम दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं? तो मैंने आपको बताया था, जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, जैसे 3 कैसा है? प्लस का है, और 6 माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम इनको घटाएंगे। अब 6 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3। ये तो आपने ठीक किया। अब बात आती है कि 3 का चिन्ह क्या होगा, 3 के आगे क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? ये भी तो देखो। तो हमेशा बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वही आता है। अब मुझे ये बताओ, हाँ शिवानी ने आंसर दिया है माइनस, ओके, माइनस कई बच्चों ने आंसर दिया है, संजीव, निकिता, महिमा, मोहम्मद कैफ, विजय नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ, 3 और 6 में से बड़ा क्या है? 6, और 6 कैसा है? माइनस का, तो ये आंसर भी कैसा होगा? माइनस का। तो z बराबर 3 माइनस 6 बराबर -3 आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन डी। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, ठीक है? जिन बच्चों ने सी आंसर लगाया था उनको समझ आया आपने कहां गलतियां की है? इंपॉर्टेंट ये आपको अपनी गलती का पता चले और उस गलती को आप आगे ना दोहराएं। तो आपको पता चला आपने गलती कहां की है, समझ आ गया है सभी को? अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पिछली क्लास का रिजल्ट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं हर क्लास के बाद आपका रिजल्ट देखता हूं, आपके साथ शेयर भी करता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पिछली क्लास में खुशी, ऋतु, संजीव एंड चमन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने भी आंसर दिया था। नेहा ने आंसर दिया था, शिवानी, गजेत, सलोनी, विनोद कुमार, विनोद नाम से स्टूडेंट हैं, जमीर अंसारी के नाम से हैं, निकिता, महिमा, मोहम्मद कैफ, सोमाली, प्राची, विजय नाम से हैं एक स्टूडेंट, और सुमित। तो इन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे। और जो रेड कलर में है, सूरज राजपूत नाम से, इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, ठीक है? तो सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आंसर नहीं किया था, बाकी सबने किया था। और जिनके सभी क्वेश्चन सही थे वो आपको हरे रंग में दिख रहे होंगे, संजीव, नेहा और गजेंद्र, इनके सभी क्वेश्चन सही थे। सलोनी का एक क्वेश्चन गलत था तो उनका 80% यहाँ पर लिखा हुआ है। सोमाली का एक क्वेश्चन गलत था तो उनका भी 80% लिखा हुआ है। और उसके साथ ही आप अपना उपस्थिति समय भी देख सकते हो कि आप क्लास में कितनी देर रहे, ठीक है?
तो ये आपका रिजल्ट है, आप इसको प्लीज देखा करिए जब भी मैं शेयर करूं, सभी लोग। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये हुई रिजल्ट की बात। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है गुणनखंड यानी सार्वगुणनखंडों की विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली हमें यहां पर क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, लेकिन गुणनखंड हमें ऐसे करने हैं। अच्छा, गुणनखंड करने के बाद हमें ऐसे ऐसे पद ढूंढने हैं जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ से मतलब क्या है, कॉमन हो। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझेंगे। तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, सार्वगुणनखंड कहलाता है। अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब? उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन। अब कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब है कि जो चीज मेरे पास भी है और जो चीज आपके पास भी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये बोतल है पानी की, और मान लो आपके पास भी ऐसी ही बोतल है सेम, तो हम दोनों में कॉमन क्या हुआ? हम दोनों में कॉमन ये हुआ, हम दोनों में उभयनिष्ठ ये हुआ कि हमारे पास ऐसी पानी की बोतल है जो हरे रंग की है और स्प्राइट की है। अच्छा, स्प्राइट की ही है, हाँ स्प्राइट की है। तो कॉमन क्या हुआ, मान लो मेरे पास भी एक ऐसी बोतल है स्प्राइट की, और आपके पास भी ऐसी ही बोतल है स्प्राइट की। तो हम दोनों में कॉमन क्या हुआ? कॉमन ये हुआ कि हमारे पास एक बोतल है जो स्प्राइट की है। यानी कॉमन का मतलब, उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो दो लोगों के पास अगर कोई एक जैसी चीज है तो वो कॉमन है। वही चीज यहां गणित में भी अप्लाई होती है। अगर दो पदों के पास कोई एक जैसी चीज है, अगर दो पदों के पास, दो टर्म्स के पास कोई एक जैसी चीज है, तो वो क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ये बात, ये जो मैंने अभी बोला, ये समझ में आई सभी को? ये चीज सभी को समझ में आई? अगर दो पद हैं हमारे पास और उनमें कुछ ऐसी चीज है जो दोनों के पास ही है, तो उसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ। जैसे दो लोगों के पास एक जैसी पानी की बोतल है, तो उभयनिष्ठ क्या हुआ, पानी की बोतल, है ना। दो लोगों की नाक एक जैसी है, तो उनमें उभयनिष्ठ क्या हुआ, उनकी नाक। तो उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आया, एक जैसी चीज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। अब मुझे ये बता दो, मैं इसको उभयनिष्ठ बोलकर पढ़ाऊं या कॉमन बोलकर पढ़ाऊं? क्योंकि जैसा आप लोग बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं या तो उभयनिष्ठ बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको उभयनिष्ठ ना समझ में आए। उभयनिष्ठ उभय बोलो, उभयनिष्ठ बोलूं? ठीक है, उभयनिष्ठ बोल के पढ़ाता हूं मैं फिर। तो उभयनिष्ठ अगर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर उभयनिष्ठ का मतलब क्या, तो उसका मतलब है कॉमन। ठीक है, तो अब मैं उभयनिष्ठ बोलकर पढ़ाऊंगा। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक जैसी चीज। तो अगर कोई दो पद हैं या तीन पद हैं या चार पद हैं, उनमें अगर एक जैसी कोई चीज है, तो हम उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ या कॉमन। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड कहते हैं। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे मान लो 12x y² और 6, ये दोनों एक एक पद हैं, है ना। 12x y² और 6, ये दोनों एक पद हैं। ये भी एक पद है, एक टर्म है, ये भी एक पद है, एक टर्म है। इन दोनों में अगर मैं कहूं कि उभयनिष्ठ क्या है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? यानी ऐसी चीज आपको बतानी है कि जो इन दोनों में आ रही है। तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जल्दी से मुझे बता दो। हमने गुणनखंड करने सीख रखे हैं, मैंने आपको गुणनखंड करना सिखाया था। तो सबसे पहला काम आपको करना है इनके गुणनखंड। तो मुझे बताओ 12xy² के गुणनखंड कैसे निकालोगे? 12xy² के गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले संख्या का गुणनखंड निकालो। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, कैसे निकालते हैं? 12 के गुणनखंड मुझे निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। इससे अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो 12 किससे भाग होगा, 2 से, तो 2 छिक्का 12। 6 किससे भाग होगा, 2 से, 2 दिया 6। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3। अच्छा, ये सबको पता है भाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? क्योंकि ये मैंने आपको वर्गमूल जब सिखाया था, जब भी पढ़ाया था, है ना। गुणनखंड जब सिखाए थे तब भी पढ़ाया था। अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज पूछ लो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। चलो मैं कर देता हूं एक बार, गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे संख्या है 12, इसके मुझे गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करते हैं गुणनखंड? आपको सबसे पहले चेक करना है, जिस भी संख्या के आप गुणनखंड कर रहे हो, क्या वो 2 से भाग हो रही है? क्या वो 2 से भाग हो रही है? तो आप देखोगे 12 2 से भाग हो रहा है,
तो उसको 2 से भाग करो, 2 को यहाँ लिखो, कितनी बार भाग होगा, 6 बार भाग होगा, तो 6 यहाँ आ गया। अब चेक करो, अब 6 किससे भाग हो रहा है, 2 से हो रहा है क्या? हमेशा 2 से ही चेक करना है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, 2 से। तो 6 को जब मैंने देखा 2 से भाग हो रहा है, तो मैंने 2 यहाँ लिखा और ये 3 बार भाग हो गया इससे। अब 3 को मैंने चेक किया दोबारा, क्या ये 2 से भाग हो रहा है? अब ये 3 जो है वो 2 से भाग नहीं हो सकता, तो किससे होगा? 2 से आगे क्या आता है, 3। अब 3 से चेक करो, तो ये 3 से भाग हो गया, तो 3 एकम 3, और जैसे ही लास्ट में 1 आ जाए हमें रुक जाना है। तो 12 के गुणनखंड क्या हुए? 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे करते हैं संख्याओं के गुणनखंड। आया सबको समझ में कैसे करना है गुणनखंड? जल्दी बताइए, मैंने 12 के गुणनखंड कैसे किए हैं, आपको सबको समझ में आ गया है? अगर प्लीज किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहां मैंने 12 के गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड करने का तरीका क्या कहता है कि सबसे पहले आप चेक करो कि क्या वो संख्या 2 से भाग हो रही है। अगर वो 2 से हो रही है तो 2 से करो, फिर आपको एक और संख्या मिलेगी। जैसे यहाँ पर 12 को 2 से किया तो 6 मिला। अब 6 को चेक करो, क्या 2 से हो रहा है? तो हो जाएगा 2 तिया 6। अब 3 को चेक करो, क्या 2 से हो रहा है? नहीं होगा। तो 2 से आगे क्या आता है? 3। अब 3 से देखो, 3 से 3 भाग हो जाएगा, तो 3 एकम 3। जैसे ही लास्ट में 1 आया हमें रुक जाना है। और 12 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये तो हुए 12 के। अब बताओ एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई की घात 2, इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक्स वाई की घात 2 के गुणनखंड क्या होंगे? तो ये तो आसान है, इसको मुझे बस तोड़ देना है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं एक्स वाई की घात 2 के गुणनखंड क्या होंगे, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा? इसको लिख दूंगा मैं गुणा, इसके आगे लगाऊंगा एक्स गुणा वाई गुणा वाई। आया सबको याद? यही बताया था मैंने कैसे करते हैं। सबसे आसान जो मेरे चर होते हैं उनके गुणनखंड करना होता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ करना ही नहीं। अगर घात चढ़ी है तो उसको खोल दो घात को, और बाकी ऐसे का ऐसे, बीच में गुणा का निशान। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर के गुणनखंड क्या हुए? एक्स गुणा वाई गुणा वाई। ठीक है, ये वाला एक्स ऐसे का ऐसे ही, और वाई स्क्वायर को मैंने वाई गुणा वाई लिख दिया और उन सबके बीच में गुणा लगा दिया। ये आ गए गुणनखंड। ये सबको क्लियर हुए? जल्दी बताइए, ये सबको क्लियर हुए? तो 12x वाई स्क्वायर का गुणनखंड क्या आया है? 12, एक मिनट यहां लिख लेते हैं। 12x वाई स्क्वायर के जो गुणनखंड है वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ये तो 12 का आया, और एक्स वाई स्क्वायर का क्या आया? गुणा एक्स गुणा वाई गुणा वाई। डन, यहां तक डन? यहां तक सबको क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, आपको याद भी आ रहे होंगे। किए थे ना ऐसे क्वेश्चन? जल्दी बताओ, याद आया सभी को? किए थे ऐसे क्वेश्चन, है ना? ठीक है, अब 6 के करके बता दो मुझे जल्दी से। सभी लोग जल्दी से 6 के गुणनखंड करके मुझे बताइए। अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में सभी लोग करेंगे। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग, और मैं कॉपी चेक करूंगा फिर। जल्दी से सभी लोग बताएं 6 के गुणनखंड क्या होंगे। सभी को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3, ऋतु ने बोला है 2 गुणा 3, वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से। सोमाली, शिवानी, संजीव, गजेंद्र, सलोनी, सुहानी, निकिता, मोहम्मद कैफ, महिमा, नेहा, सभी लोग, आदर्श, सभी लोग जल्दी से बताइए 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3। ठीक है, तो कैसे किए हमने? 6 को पहले मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, मतलब 6 को मैंने पहले 6 लिखा, अब इसके अभाज्य गुणनखंड किए। तो 6 किससे भाग होगा? पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6। अब क्या ये 3 2 से नहीं होगा? नहीं होगा, तो किससे होगा? 3 से होगा, तो 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? गुणनखंड किए। अब मुझे ये देखना है, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? इनमें उभयनिष्ठ क्या है। तो आपको ये देखना है, यहां पर आपको ये देखना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 6 बराबर 2 गुणा 3। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? क्या आप बता सकते हैं? उभयनिष्ठ मतलब जो इसके पास भी है और जो इसके पास भी है। ऐसी कौन सी चीज है जो 2 दोनों और के 3। पास है? यस, संजीव ने क्या बोला? 2 और, संजीव एक बार और 3। बोलिए। 3, वेरी गुड। तो 2 और संजीव आप इसको 2 और 3 ना बोल के आप बोलो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 गुणा 3। आप यहां ध्यान से ओके देखो, सर। 2 गुणा 3 इसके पास भी है और 2 गुणा 3 इसके पास भी है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या हुआ? इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या हुआ?
12xy² और 6 में यही तो पूछा गया था। सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है? जो दो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है? 2 गुणा 3, ये 2 गुणा 3 ये वाला और 2 गुणा 3 ये वाला, ये आपस में क्या है? उभयनिष्ठ है, मतलब एक जैसे हैं। तो यहां पर सार्वगुणनखंड क्या हुआ? सार्वगुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 3, या हम कह सकते हैं 6। हम कह सकते हैं दो तिया कितने होते हैं? 6। तो सार्वगुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 3 बराबर 6। ये चीज सभी को समझ में आ गई है। तो सबसे पहला काम गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करने आपको आते ही है। संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है ना। और चर के तो बहुत आसान है, उनके बीच में बस गुणा का निशान लगाना है और अगर कोई घातांक है तो उसको खोल देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ रहे हैं फिर अब। तो इसका सही आंसर होगा 2 गुणा 3। ठीक है, 12xy² के गुणनखंड आपने देखे, यहाँ पर क्या है? 12 के क्या थे? 2 गुणा 2 गुणा 3। और xy² के क्या थे? x गुणा y। 6 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3। तो दोनों में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है दोनों में? 2 गुणा 3। तो सार्व गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 3, या हम इसको 6 लिख दे। ठीक है, 6 भी लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 को हम 6 भी लिख सकते हैं। जल्दी से बताओ, सबको समझ आ गई ये चीज? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, जल्दी से सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ क्लास में आए, पूरी एनर्जी के साथ आंसर दें। सबको ये चीज क्लियर है? तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। आपके सामने ये सवाल है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। xy² z, 25x² yz तथा 16xyz का सार्व गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो आप लोगों के पास 2 मिनट है, तो आप लोग आंसर करेंगे और मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं। मुझे उससे मतलब नहीं है आपने कॉपी में क्वेश्चन गलत किया है या सही किया है, लेकिन आपने अगर कॉपी में ट्राई किया है, मुझे वो देखना है। तो अपनी नोटबुक में आपको ट्राई करना है क्वेश्चन सभी को। ठीक है, अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन चाहे सही हो गलत हो, लेकिन आपकी नोटबुक में मुझे चाहिए। कोशिश, मुझे आपकी कोशिश देखनी है कि आप कितना कोशिश कोशिश कर रहे हो, ट्राई कितना कर रहे हो। यस, आपके पास 2 मिनट है। 2 मिनट बाद फिर मैं नाम लूंगा स्टूडेंट्स के और आप अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएंगे। और अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। यस, क्वेश्चन है xy² z, 25x² yz तथा 16xyz² का सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 6:05 तक का टाइम है आपके पास, पूरे 2 मिनट। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जिनका सॉल्व होता जाए वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। यस, करिए। ओके, ओके, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। ओके, 1 मिनट और है। अच्छा, मोहम्मद कैफ का आंसर आया है XYZ। बाकी लोगों का क्या आंसर आया है भाई? XYZ, मोहम्मद कैफ का आंसर आया है। ओके, रितु का आंसर आया है XYZ। ओके रितु। निकिता का आंसर आया है XYZ। अच्छा, जल्दी से करिए सभी लोग, 1 मिनट और है आपके पास, फिर मैं किसी स्टूडेंट का नाम लूंगा, उनको अपनी कॉपी दिखानी है। संजीव का आंसर आया है XYZ। मोहम्मद कैफ, रितु, निकिता एंड संजीव, इन सबके आंसर आए हैं XYZ। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। सलोनी का आंसर आया है XYZ। ओके सलोनी, चलो ठीक है। तो टाइम आपका अब हो गया है। अब मैं किसी स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, देखते हैं कितना सॉल्व किया है। आदर्श, आदर्श नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए, अपनी नोटबुक दिखाइए, आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ जी। ओके, नेहा का आंसर भी आया है XYZ।
बस में हो, ओके। चलो, सोमाली मौर्य, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? अच्छा, अपनी यहाँ पर नोटबुक दिखा दो, आपने क्वेश्चन लिखा है क्या अपनी नोटबुक में? चलो संजीव, आप दिखा दो अपनी कॉपी। ओके संजीव, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अपनी नोटबुक दिखा दो, तो जैसे आदर्श ने बोला कि उनकी वो भी बाहर हैं तो इसलिए नहीं दिखा पा रहे। कोई बात नहीं, आपकी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे बता दिया करो कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं कॉपी नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स करना है क्लास में। अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं तो उसको रिस्पॉन्स करना है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो कि सर मैं इस वजह से नहीं दिखा सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सवाल में कहा गया है कि एक्स वाई स्क्वायर जेड, 25x² YZ और 16XYZ², ये तीन पद हैं। ये पद ही तो होंगे, है ना? ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। इसके सार गुणनखंड ज्ञात करने, तो कैसे करेंगे? मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले इनको अलग अलग लिखा। पहले मैंने लिखा XY²Z, फिर मैंने लिखा 25x² YZ, और इधर मैंने लिख दिया 16XYZ²। अब मैं एक एक करके इनके गुणनखंड करूंगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इनके गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड पहले कर लेते हैं। इनके बीच में लाइन बना देते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा। चलो, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे बताइए? एक्स वाई की घात 2Z, इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक्स तो ऐसे का ऐसे ही रहा। गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया था। सबसे आसान है चर के गुणनखंड करने। आपको कुछ नहीं करना, इनके सबके बीच में गुणा लगा दो, और अगर कोई घात है तो उसको खोल दो। जैसे एक्स है तो एक्स रहा, फिर गुणा का निशान लगा दो। अब वाई की घात 2 है तो इसको खोल दो, वाई की घात 2 मतलब वाई गुणा वाई, फिर गुणा का निशान लगा दो, और जेड है तो जेड लिख दो। ये हो गए गुणनखंड। सबसे आसान काम है इनके गुणनखंड करना। ठीक है, बीच में गुणा का निशान घुसाना है, और अगर कोई घात है तो उसको खोल देना है। जैसे y की घात 2 था, तो y की घात 2 कितना हुआ? y गुणा y। ओके, चलो इसके गुणनखंड हो गए, बहुत अच्छे। अब इसके देखो, 25x² YZ, 25x² YZ, तो इसके कैसे करेंगे? सबसे पहले 25 के करते हैं। तो 25 के गुणनखंड कैसे निकालोगे? 25 के गुणनखंड कैसे निकालोगे? 25 2 से भाग होगा? नहीं होगा। पहले हम 2 से चेक करते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करो, 2 से भाग होगा? नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 पंजे 25, और ये 5 में किससे भाग होगा? 5 से होगा, तो 5 एकम 5। तो 25 के गुणनखंड क्या आ गए? 5 गुणा 5, तो 25x² YZ था। तो 25 के गुणनखंड क्या आ गए हैं? 25 के गुणनखंड क्या आ गए हैं यहाँ पर? ये जो 25 है इसके गुणनखंड क्या आ गए? 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसके बताओ x² YZ के क्या होंगे? तो मैंने बताया चर के तो बहुत आसान है, इन सब के बीच में गुणा लगा दो बस। XYZ के बीच में गुणा लगा दो और इन घातों को खोल दो। तो गुणा लगाया मैंने पहले तो। अब x की घात 2 कितना होता है? x गुणा x, फिर गुणा लगाया, फिर आया y, फिर गुणा लगाया, फिर आया ये z। ये हो गए गुणनखंड। ये सबको क्लियर हुए? ये सभी को क्लियर हुए? 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5, और x² YZ के x गुणा y गुणा z। अब इसके करते हैं, अब किसके करते हैं? 16XYZ² के। चलो इसके कर लेते हैं। तो सबसे पहले 16 के करते हैं। 16 के क्या होंगे भाई? 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 16 को 2 से भाग होगा ये। हाँ, अच्छा, ऋतु ने आंसर दिया है, वेरी गुड। x गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा x गुणा y गुणा z गुणा z, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 2 से भाग होगा, 2 अट्ठे 16। अब 8 भी 2 से होगा, 2 चौक 8। ये 4 भी 2 से होगा, 2 दूनी 4, और ये 2 भी 2 से होगा, 2 एकम 2। तो 16 को मैं क्या लिखूंगा? 16XYZ² में से मैं 16 को क्या लिखूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और XYZ² को क्या लिखूंगा? x गुणा y गुणा z गुणा z।
ठीक है, ये x और y तो ऐसे कैसे ही आ गए, उनके बीच में गुणा लगा दिया, और z की घात 2 क्या होगा, z गुणा z। अब आया समझ में सभी को समझ में आ गई है यहां तक चीजें? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इनको एक साथ लिख लेता हूं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड, इसके गुणनखंड थे एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ठीक है, 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसके गुणनखंड थे 5 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ये मैंने निकाले हैं ऊपर, ठीक है, वहां से मैं लिख रहा हूं। और लास्ट है 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्या है, 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड थे 2 एक्स गुणा वाई गुणा जेड गुणा जेड। अब आपको तीनों पदों के गुणनखंड पता चल गए। अब आपको क्या निकालने हैं, सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड मतलब ऐसी चीज, ऐसे गुणनखंड जो सभी में आ रहे हैं, ऐसे गुणनखंड जो सभी पदों में आ रहे हैं। तो देखो, ध्यान से देखना क्या क्या आ रहा है सब में। इसमें देखो एक्स वाई और जेड आ रहे हैं, इसमें भी देखो एक्स वाई और जेड, और इसमें भी क्या आ रहा है, एक्स वाई और जेड। इसमें भी देखो एक्स एक बार आ रहा है ना, इसमें भी। तो हम इसमें भी क्या ढूंढेंगे, एक्स को एक बार ही लिखेंगे, ये मत कर देना कभी 2 बार एक्स लिख दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं यहां पर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स गुणा जेड गुणा वाई, है ना। इस वाई को मैंने जेड के उधर भेज दिया। तो अब आप इसमें देखो एक्स वाई जेड इसमें आ रहा है, एक्स वाई जेड ही इसमें आ रहा है, और एक्स वाई जेड ही इसमें आ रहा है। तो आप देखो तीनों में क्या चीज कॉमन है, एक्स गुणा वाई गुणा जेड। क्या चीज उभयनिष्ठ है, एक्स गुणा वाई गुणा जेड। ठीक है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हुआ, इसका सार्वगुणनखंड क्या हुआ, एक्स गुणा वाई गुणा जेड। समझ में आया सभी को? अगर कोई डाउट है तो बताओ, या मैं इसको एक्स वाई जेड भी लिख सकता हूं। ये आंसर हो गया। बताइए, सबको समझ में आया? ऐसी चीजें जो तीनों में आ रही है, तो आप देखो एक्स वाई जेड तीनों में आ रहा है, एक्स गुणा वाई गुणा जेड आ रहा है ना तीनों में, जहां पर मैंने डब्बे बनाए हैं। ठीक है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, एक्स वाई जेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से इसके गुणनखंड बताओ। अब देखता हूं इसके गुणनखंड कितने स्टूडेंट बता सकते हैं। बताइए, 3x 4x स्क्वायर और 5, है ना। 3x 4x की घात 2 और 5, इन तीनों में क्या चीज आपको ऐसी लग रही है जो तीनों में आ रही है? एक्स, मोहम्मद कैफ, एक्स 5 में कहां आ रहा है, एक्स 3 के साथ आ रहा है, एक्स 4 के साथ आ रहा है, लेकिन 5 के साथ तो नहीं आ रहा। ऐसी चीज जो तीनों में है, वो ऐसी चीज है जो हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो है ना। ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख पाते हैं और वो ना, जो हम नहीं देख पाते हैं और वो है? एक, वेरी गुड, रितु एंड मोहम्मद कैफ, निकिता, महिमा, वाह एक्सीलेंट। एक, एक ऐसी चीज है जो तीनों में है लेकिन हम नहीं देख पा रहे। तीनों में कैसे है, आओ देखते हैं। देखो, 3x के गुणनखंड क्या होंगे, 3x के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा एक्स। अच्छा, अब मैं पहले बता देता हूं, 3 को मैंने 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि जब आप 3 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 एकम 3 आया, तो इसका जो गुणनखंड है सिर्फ 3 ही आया। ठीक है, तो मैंने इसीलिए यहां पर 3x को लिख दिया 3 गुणा एक्स। ऐसे ही इसको देखो, 4x स्क्वायर, 4 के गुणनखंड क्या होंगे बताइए, 4 के क्या होंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा x की घात 2 क्या होता है, x गुणा x। ठीक है, 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 एकम 5, यानी 5 के गुणनखंड सिर्फ 5 ही रहे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो तीनों में आ रही है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कुछ,
अगर मैं इन सब में एक की गुणा कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इनमें? मुझे बताओ, अगर मैं किसी संख्या में या किसी चर में एक की गुणा कर दूं तो उस पर कुछ फर्क पड़ता है? अगर मैं 5 में एक की गुणा कर दूं तो वो 5 ही रहेगा, 10 में एक की गुणा कर दूं तो वो 10 ही रहेगा, 100 में एक की गुणा कर दूं तो 100 ही रहेगा, 1000 में एक की गुणा कर दूं तो 1000 ही रहेगा। इसीलिए इन सब में अगर मैंने एक की गुणा कर दी है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? वही तो रहेंगे जो वो है। बताओ, ये चीज सभी को समझ में आ गई है तो वाई टाइप करके मुझे बताओ। अगर ये चीज सभी को समझ में आ गई है तो वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए, है ना? तो अब आप साफ साफ देख सकते हो कि एक क्या है, इन तीनों में आ रहा है। एक क्या है, इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, और एक इसमें भी आ रहा है। तो इनका सार्वगुणनखंड क्या हुआ? सार्वगुणनखंड क्या हुआ? एक। ठीक है, कैसे हुआ एक, सबको समझ में आया? तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको कोई भी चीज ऐसी मतलब आपको कोई भी पद ऐसे मिल गए हैं जहां आपको नहीं लग रहा कि कुछ कॉमन है ना? मतलब डायरेक्ट देखने से, डायरेक्ट देखने से मतलब ये है कि अगर मैं ये गुणा एक ना लिखता तो आपके मन में आता है इसमें तो कॉमन कुछ नहीं है। तो हमेशा याद रखना, जिसका कोई नहीं है गणित में उसका एक है, जिसका मैथ में कोई नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, मैथ में भी जिसका कोई नहीं है उसका एक है। उदाहरण देके बताऊं, जैसे एक्स है, मैंने लिखा एक्स, इस पर कोई घात नहीं है, तो जिसकी कोई घात नहीं है उसका एक है। मैंने लिखा वाई, इसका कोई गुणांक नहीं है, तो जिसका कोई गुणांक नहीं है उसका एक है। ठीक है, तो एक बहुत कुछ है इस गणित में, जिसका कोई नहीं है उसका ये एक है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी इन पदों का कोई कॉमन नहीं था, कोई वैलिड नहीं था, तो जिसका कोई नहीं है मैथ में उसका कौन है? एक है। तो ये चीज समझ में आ गई सभी को, एक कैसे है? अगर सभी को समझ में आ गई है तो जल्दी से भाई टाइप कर दीजिए कि एक कैसे आंसर आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो पोल में क्वेश्चन करें, रेडी पोल में क्वेश्चन करने के लिए सभी लोग? ओके चलो क्वेश्चन करते हैं। तो ये सवाल है, 2x 3x स्क्वायर और 4 का सार गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको आंसर करना है 2x 3x स्क्वायर और 4 का सात गुणनखंड। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, क्या होगा? ओके ओके, वेरी गुड। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे लोगों का आंसर आना बाकी है, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, बाकी सबका आंसर आ चुका है। 2 लोग और बचे हैं, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी आंसर करिए भाई। आखिरी 15 सेकंड हैं आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। तो भाई एक स्टूडेंट का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको इनके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। तो 2x 3x स्क्वायर और 4। तो 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा x। 3x स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा x गुणा x। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2। अच्छा ये मैं करके दिखाऊं क्या? ये समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि आप सबने आंसर सही किया है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 2 कैसे होंगे? जब आप 2 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 एकम 2, तो सिर्फ 2 ही आया, तो 2 गुणा x। 3 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 एकम 3, तो सिर्फ 3 आया, तो 3 गुणा, और x की घात 2 कितना होता है? x गुणा x। 4 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये क्या आया? 2 गुणा 2। तो अब वही बात आ गई यहाँ पर कि यहाँ पर तो सर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है ना? यहाँ पर 2 गुणा एक्स, 3 गुणा एक्स गुणा एक्स, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं। मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा सर हमें।
दो यहां पर तो है, यहां पर भी है, लेकिन इसमें नहीं है दो। तो मैंने बताया गणित में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। तो अगर मैं क्या कर दूं, यहां पर गुणा एक कर दूं, यहां पर भी गुणा एक कर दूं, और यहां पर भी गुणा एक कर दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा इस पर? क्योंकि एक की गुणा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या उभयनिष्ठ है, अब आप देख सकते हो, एक, एक और एक। तो उभयनिष्ठ यानी सार्वगुणनखंड क्या होगा, एक। सार्वगुणनखंड क्या होगा, एक होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? बताओ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 2x जमा 10 के गुणनखंड आपको करने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चंस किए जिनमें बीच में मतलब पदों को अलग अलग करके दिया हुआ था, है ना। जैसे ये सवाल था पिछले वाला, इसमें कॉमा लगाकर इनको दिया हुआ था, पदों को अलग अलग करके, 2x 3x स्क्वायर 4। अब यहां पर आपको क्या कर दिया है, पदों को मिला दिया है, बीच में प्लस लगाकर। हाँ, गजेंद्र ने आंसर दिया है 2, वेरी गुड। ठीक है, तो बीच में अब क्या लगा दिया गया है, यहां पर प्लस का निशान। तो मैं क्या करता हूं, लगने दो प्लस, मैं इनको अलग अलग सॉल्व करूंगा पहले। मैं इनको पहले अलग अलग सॉल्व करूंगा, फिर एक साथ लिख दूंगा। कैसे? मैं सबसे पहले ले रहा हूं 2x को। 2x के गुणनखंड क्या होंगे, जल्दी बताइए सभी लोग। 2x के गुणनखंड क्या होंगे, 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा x, वेरी गुड रितु। 2 गुणा x, शिवानी आंसर दे रहे हैं, सलोनी आंसर दे रही है 2 गुणा x। ठीक है, तो 2x के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा x। ठीक है, 2 गुणा x क्यों होंगे, क्योंकि जब आप दो के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 एकम 2, यहीं पर रुक गया तो सिर्फ क्या आया, 2 ही आया। तो 2 को 2 लिख दिया और x की गुणा कर दी। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गए 2x के गुणनखंड। अब 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 10 के गुणनखंड क्या होंगे, वेरी गुड शिवानी। ठीक है, तो 10 को मैं कैसे गुणनखंड निकालूंगा, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी 10 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 5। अब आप इसमें देखो कि क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है। दो उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाता कि इसके सार गुणनखंड निकालिए, तो वो क्या आते, 2 आते। ठीक है, वो क्या आता, 2 आता। अगर मैं उससे पूछा जाता कि सार गुणनखंड निकालो, तो वो क्या आता, 2 आता, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। लेकिन हमसे पूछा गया है गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने में आपको एक चीज और यहां पर लिखनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस 2x को आप लिख दोगे यहां पर, मतलब जो भी ये संख्याएं आई है ना, जो भी इनके मान आए हैं पदों के, 2x का मान क्या आया, 2 गुणा x। तो 2x की जगह, 2x+10 था क्वेश्चन, तो इस 2x की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2 गुणा x। ये प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, और 10 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2 गुणा 5। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया, 2x को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा x, और 10 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 5, और प्लस का निशान ऐसे का ऐसे। बताओ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, पहले ये बताओ यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया मैंने क्या किया है, 2x को 2 गुणा x लिखा और 10 को 2 गुणा 5 लिखा। अब देखो कैसे करना है, जो भी चीज उभयनिष्ठ है पहले तो उसको लिख लो। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। इन दोनों में उभयनिष्ठ हमने बताया ना क्या था, अभी यहां पर देखो ना, यहां पर क्या था, इन दोनों में उभयनिष्ठ 2 था ना, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो इन दोनों में जो भी उभयनिष्ठ है उसको पहले लिख लो, क्या है उभयनिष्ठ, 2। वो मैंने लिख लिया। फिर लगाओ एक ब्रैकेट का निशान, फिर क्या लगाओ, एक ब्रैकेट का, एक कोष्ठक का निशान। पहले क्या लिखा है मैंने, जो चीज उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है तो 2 लिख लिया, फिर लगाया मैंने कोष्ठक का निशान। अब इस कोष्ठक के अंदर क्या आएगा, देखो यहां पर देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है, तो 2 तो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहले ही मैंने 2 यहां पर लिख लिया। क्या बचा, x बचा, तो उस x को यहां पर लिख दो। फिर प्लस का निशान बचा तो प्लस लगा दो। फिर देखो फिर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 तो मैं ब्रैकेट के बाहर लिख चुका हूं। ठीक है, गुणा, क्या बचा, 5, तो 5 आप यहां पर लिख दो। तो ये क्या हो गए, गुणनखंड। ये क्या हो गए, गुणनखंड। किसके गुणनखंड हो गए ये,
किसके गुणनखंड हो गए ये? 2x प्लस 10 के, 2x प्लस 10 के। समझ में आया कैसे किए हैं? सबसे पहले 2x के गुणनखंड किए 2 गुणा x, 10 के गुणनखंड किए 2 गुणा 5, बीच में प्लस का निशान था तो प्लस का लगाया। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2, वो लिख लिया, फिर एक कोष्ठक का निशान लगाया। अब मैं ऊपर जा रहा हूं दोबारा से, ऊपर वाले स्टेप में देखो 2 आ रहा है पहले, वो मैं लिख चुका हूं पहले ही। उसके बाद x आ रहा है तो x लिखा, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस लिखा, फिर 2 आ रहा है तो 2 तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, फिर 5 आ रहा है तो 5 लिखा। तो गुणनखंड क्या है? 2x प्लस 5। जल्दी से बता दो सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? फास्ट, जल्दी से। सबको समझ में आ गया किस तरीके से करना है? सबको समझ आ गया? ठीक है, चलो वेरी गुड। तो सबसे पहले 2x को मैंने क्या लिखा? 2 गुणा x। 2x को मैंने क्या लिखा? 2 गुणा x। 10 को मैंने लिखा 2 गुणा 5, बीच में प्लस था तो प्लस आ गया। इसके बाद इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो उस 2 को मैंने पहले लिखा, फिर एक कोष्ठक का निशान लगाया। ठीक है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 को बाहर लिखा, एक कोष्ठक का निशान लगाया। अंदर क्या बचा? ये x, ये प्लस और ये 5, तो x प्लस 5। क्योंकि 2 मैं पहले ही बाहर लिख चुका हूं तो उसको अंदर नहीं लिखूंगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए 2x प्लस 5। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? जल्दी बताओ। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो भाई अभी 4 मिनट है, चलो एक क्वेश्चन फिर आप करो, एक क्वेश्चन आप लोग करो। आपको गुणनखंड करने हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसके गुणनखंड करने हैं, बताइए क्या होंगे? एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसके गुणनखंड कीजिए। किस तरीके से आप लोग करोगे? एक्स वाई प्लस वाई जेड। ओके, मोहम्मद कैफ ने आंसर दिया एक्स वाई। मोहम्मद कैफ नाम से जो स्टूडेंट है, आपको इसके गुणनखंड करने हैं, तो एक्स वाई तो नहीं होंगे। ओके, रितु ने आंसर दिया है वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड। ओके, निकिता ने आंसर दिया है वाई कोष्ठक के अंदर एक्स प्लस जेड। ओके, संजीव ने आंसर दिया है वाई कोष्ठक में एक्स प्लस जेड। एक्सीलेंट। खुशी ने आंसर दिया है 6। ओके, 6 शायद आपसे गलती से टाइप हो गया। ओके खुशी। नेहा ने आंसर दिया है वाई एक्स प्लस जेड। ओके, वेरी गुड, वाई एक्स प्लस वाई जेड। मोहम्मद कैफ आपने तो क्वेश्चन ही लिख दिया। सलोनी वेरी गुड, सोमाली वेरी गुड। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इनके गुणनखंड करूंगा। तो एक्स वाई के गुणनखंड क्या होंगे? एक्स गुणा वाई। वाई जेड के गुणनखंड क्या होंगे? वाई गुणा जेड। ठीक है, अब आप देखो दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में वाई आ रहा है, दोनों में वाई आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सार्वगुणनखंड। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? वाई है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख लेता हूं। एक्स वाई को मैंने लिखा एक्स गुणा वाई, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। वाई जेड को मैंने लिखा वाई गुणा जेड। अब मुझे पता है कि वाई, आप देखो इसमें भी आ रहा है, वाई इसमें भी आ रहा है, और वाई इसमें भी आ रहा है, तो मैं पहले वाई लिख लेता हूं, फिर लगाता हूं एक कोष्ठक। अब जो बचा वाई के अलावा, वो सब मैं कोष्ठक के अंदर लिखूंगा। तो वाई के अलावा क्या बचा? एक तो एक्स बचा तो एक्स लिख दिया, प्लस का निशान बचा तो प्लस का निशान लगा दिया, और जेड बचा तो जेड लिख दिया। और यही हमारे क्या हो गए? गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो सबका आंसर सही था जिन्होंने भी ये आंसर दिया, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी चीजें, है ना? मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब जिनके डाउट्स हैं आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बाकी बाय सर, गुड नाइट। बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। ओके खुशी, चलिए ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दो। बाय। बाय संजीव।